हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए कि इसके एमसीक्यू प्रोवाइड करा दीजिए, इसके एमसीक्यू प्रोवाइड करा दीजिए। मैं सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सभी सब्जेक्ट के बहुत सारे एमसीक्यू पड़े हुए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यही एक तरीका है। बाकी जब तक एग्ज़ाम आपके नहीं हो जाते, मैं एमसीक्यू धीरे-धीरे करके सभी सब्जेक्ट के और प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके? तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने पुराने एमसीक्यू हैं, देखिए जो एमसीक्यू एक बार सॉल्व कर लीजिए, अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसको इस तरह सॉल्व कीजिए कि उसको जितने भी ऑप्शन हैं आपके दिमाग में एकदम बैठे होने चाहिए कि गलत ना होने पाए। ओके? खैर, तो हम लोग जो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड बिस इन डाई मीन्स। तो जो लैटिन वर्ड है उसमें बिस एंड डाई मीन्स क्या होता है? बिफोर मील, एवरी आवर्स, वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे। तो बिस इन डाई मतलब, फार्मासिस्ट हो आप लोगों को तो बेटर पता होगा कि बिस इन डाई मतलब ट्वाइस अ डे, मतलब 2 बार। जिस मेडिसिन पे ऐसा हो मतलब उसको दिन में 2 बार देनी है। ओके? द लैटिन टर्म ओमनी नॉक्टे मीन्स। ओमनी नॉक्टे मीन्स क्या होता है? अ ड्रॉट्स, 1 टेबल स्पून फुल वेन एवर नेसेसरी या एवरी नाइट। नॉक्टे मतलब नाइट, वैसे ही हो गया। तो ओमनी नॉक्टे मीन्स एवरी नाइट, यानी जो मेडिसिन पे ओमनी नॉक्टे होगा उसका क्या मतलब होगा? ये नाइट में, रात में लेनी है। Which of the following reaction is called augmented adverse drug reaction? तो adverse drug reaction 2 तरह के होते हैं, पढ़ाया गया था। तो उसमें से augmented drug reaction किसे बोलते हैं? Genetically determined effect, idiosyncrasy, rebound effect on discontinuation, allergic reaction या एनाफाइलैक्सिस। तो जब मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करके दोबारा दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रीबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन। मींस पहले कोई मेडिसिन दी जा रही थी, बीच में किसी रीजन से ब्रेक कर दी गई, वापस से दी जाने लगी और उस तरह की प्रॉब्लम हुई, मींस उसको क्या बोलते हैं? रीबाउंड इफेक्ट। और इसी को बोलते हैं एगुमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड एज। हॉस्पिटल बहुत काफ़ी तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, आप लोगों को काफ़ी पता भी हैं। कुछ तरीके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। मेडिसिन सिस्टम, क्लिनिकल ओरिएंटेशन, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, है ना? तो यानी हमारा कौन से सारे के सारे हैं। इसमें और भी बहुत सारे हैं, नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन। तो उसमें उसके अंदर भी सब कैटेगरीज बहुत सारी दी गई हैं, वो सारे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? विच इज़ नॉट टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम हॉस्पिटल। अब इसमें क्या स्पेसिफिकली एक एक सिस्टम, जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें कौन सा है, ये इसमें कौन सा हॉस्पिटल जो मेडिसिन सिस्टम के अंदर क्लासीफाई नहीं किया गया है? जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, और एक कौन सा था? 4 थे ना, वो कौन सा था? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो इसमें क्या है? ये मेंटल हॉस्पिटल, यानी कि मेंटल हॉस्पिटल तो हमारी लिस्ट में था नहीं मेडिसिन सिस्टम में। इसका मतलब कि ये मेडिसिन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम हॉस्पिटल, यानी मेडिसिन सिस्टम हॉस्पिटल कौन सा नहीं है? मेंटल हॉस्पिटल, यानी डी ऑप्शन सही है हमारा। प्राइवेट या मिशनरी हॉस्पिटल या नर्सिंग हॉस्पिटल क्लासिफाइड एज क्लिनिकल ओरिएंटेशन, मेंटल ओरिएंटेशन, नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन हॉस्पिटल या मेडिसिन सिस्टम हॉस्पिटल। बच्चों, जो प्राइवेट या नॉन या नर्सिंग नर्सिंग केयर सिस्टम है या मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं, दैट इज अंडर कम्स अंडर नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन हॉस्पिटल, यानी सी ऑप्शन सही है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन क्या होता है? स्टोरिंग ऑफ ड्रग, पेशेंट काउंसलिंग सर्विस, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन, यानी ऑल ऑफ द एबव है। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोग देख लीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो और बाकी के फंक्शन धीरे धीरे करके मैं कवर कर दूंगा। ओके? अब फर्स्ट कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी। जो पहली कमेटी थी, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, हाथी कमेटी। कौन सी थी? हाथी कमेटी थी। रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन 100 बेड हॉस्पिटल। इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 50 बेड का हॉस्पिटल है तो 3 फार्मासिस्ट हो गए, है ना? 100 बेड का हॉस्पिटल है तो इतने हो गए। हम 300 बेड का है, 500 बेड का है, तो ये जो है एक बार आप लोग वो टेबल जरूर देख लीजिएगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ
फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल 100 बेड हॉस्पिटल में कितनी रिक्वायरमेंट है? 5 की। यही 50 बेड का होता तो 3 की। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ बेड्स हॉस्पिटल में बढ़ते रहेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट, भाई जाहिर सी बात है जितना बेड बढ़ेगा उतने ज़्यादा एम्प्लॉय बढ़ेंगे, तो फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ मच फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 300 बेड हॉस्पिटल्स। अब 300 बेड हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट चाहिए? 3, 5, 8, 10 कितने चाहिए भाई? जाहिर सी बात है 10 चाहिए। ठीक, क्वालिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल चीफ फार्मासिस्ट, जो हर हॉस्पिटल का चीफ फार्मासिस्ट होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म या ऑल ऑफ द अबव? बताइए भाई कौन सा होना चाहिए? तो जो क्वालिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल चीफ फार्मासिस्ट है उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मास्टर इन फार्मेसी। ओके तो ऑब्जेक्टिव ऑफ CSSR, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, याद रखना मैंने फुल फॉर्म लिखा है, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आए। बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं जो पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनके फुल फॉर्म लिखे हों, इसलिए उनके फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। तो CSSR जिसको पता था वो तो वेरी गुड, नहीं पता था तो आप लोग ध्यान देने, इसका क्या बोलते हैं? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम। ओके, तो ये क्या करता है भाई, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू सप्लाई वेरियस इक्विपमेंट टू स्पेशलाइज डिपार्टमेंट। ठीक, यानी बहुत सारे जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको स्पेशलाइज डिपार्टमेंट में पहुंचाना। क्लीनिंग, पैकिंग, स्टरलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सर्जिकल सप्लाईज, उनकी क्लीनिंग करना, पैकिंग करना, स्टरलाइज करना और सर जो भी है वो डिपार्टमेंट में सर्जिकल सप्लाईज करना। ठीक, पार्टिसिपेशन इन वेरियस एजुकेशन प्रोग्राम, बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, यानी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है CSSR का? मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन सारी चीज़ों को फुलफिल करना। फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल, कौन से फैक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं? मटेरियल रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी साल भर, भाई उस हिसाब से बजट बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, अब भाई कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए कितना मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ चाहिए, यानी कि ये सारी की सारी हमारी क्या है? कंजम्पशन कॉस्ट, और भी सारे फैक्टर्स हैं कि कितना कंजम्पशन कॉस्ट लगनी है। ठीक, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा हॉस्पिटल के अंदर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमी, जहाँ पे पैसा खर्चा होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन, भाई एस्टिमेशन ऑफ डिमांड कि कितना प्रोडक्शन किया जाए या कितना ऑर्डर किया जाए स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन का, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? मीन्स इसका एस्टिमेशन कैसे बनाया जाए भाई, लिस्ट कैसे बनाई जाए? क्यों? क्योंकि भाई आप देखो कोई भी महामारी आती है, या जैसे मान लिया मलेरिया हो गया, आप हॉस्पिटल जाइए तो बहुत रेयर होता है कि मेडिसिन नहीं अवेलेबल है ना, तो उनके पास अपना इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होता है, उसके लिए क्या एस्टिमेशन बनाना पड़ता है। मीन्स आप बीमार आप हो, दवा उनके पास अवेलेबल है, ये कैसे होता है? तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के बल पे, यानी कि उनके एक्सपीरियंस जो भी है उस बेस पे, यानी उसको क्या बोलते हैं? जजमेंटल। ठीक है, अब पास्ट हिस्ट्री, और दूसरा क्या? पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री मतलब पिछले साल या पास्ट 5 ईयर 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उनका, कि किस सीजन में, जैसे भाई अभी देखो क्या है, बारिश का टाइम है, अब बारिश के टाइम पे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, दिमागी बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, है ना, कॉलरा हो गया, डिहाइड्रेशंस हो गए, इस तरह की प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज हो गई, तो इस तरह की प्रॉब्लम इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा होती हैं। मींस इस वक्त ये दवाएं इतनी होनी चाहिए। अब लास्ट ईयर कितने लगभग पेशेंट आए थे, उसी बेस पे हम लोग यानी पास्ट हिस्ट्री देख के एक एस्टिमेशन तैयार करते हैं, या कैजुअल मोड पे एक अंदाजा लगा के कि इतना होगा, हमको इतना मंगाना चाहिए। तो ये सारे मेथड है जिसके बेस पे हम एस्टिमेट बनाते हैं अपना, कि इतना डिमांड किया जाए किसका? प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन का, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। इन केस ऑफ ड्रग स्टरलाइजेशन इज कैरीड आउट इन ऑटोक्लेव, जब ड्रग स्टरलाइजेशन किया जाता है किसमें? ऑटोक्लेव में, तो उसका टेम्परेचर लगभग, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए? 115 से 116 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 215 से 216 फॉर 60 मिनट, 50 से 70 डिग्री 30 मिनट, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी किया होगा, यानी लैब में भी किया होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऑटोक्लेव है।
है ना। तो स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव सिस्टम है। तो ये एग्जैक्ट जो कंडीशन होती है वो 115 से 116 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट होती है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अब चेयरमैन ऑफ पीटीसी कमेटी, पीटीसी कमेटी मतलब फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, पहले भी हम इसके क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, चेयरमैन ऑफ पीटीसी कमेटी कौन होगा, फार्मासिस्ट होगा, ओनर ऑफ हॉस्पिटल होगा, फिजिशियन होगा, या सारे के सारे हो सकते हैं। तो बच्चों जो चेयरमैन ऑफ पीटीसी होता है वो होता है हमारा फिजिशियन। कौन होता है, फिजिशियन, यानी सी ऑप्शन सही। फंक्शन ऑफ पीटीसी, अब फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, इट ऑप्शन क्या है, इट फ्रेम्स द पॉलिसी एंड रूल्स फॉर द प्रॉपर यूज एंड रिलीज ऑफ ड्रग टू पेशेंट। ये पीटीसी क्या करती है, फ्रेम करती है, पॉलिसीज बनाती है या नियम बनाती है कि किस तरह से ड्रग को प्रॉपरली पेशेंट तक पहुंचाया जाए। और क्या है, इट हैव प्रॉपर कंसिडरेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग। इसके पास इसको कंप्लीट जो है गाइडेंस होता है, इसकी मॉनिटरिंग होती है, प्रॉपर पूरी जानकारी होती है, कौन सी, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स की, क्योंकि ये ड्रग्स क्या है, जब भी फार्मेसी में रखी जाती है सेपरेट रैक में रखी जाती हैं, है ना, क्योंकि क्या बहुत खतरनाक तरह की ड्रग्स होती हैं और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये नहीं मिलती हैं। इंश्योर द रिवीजन ऑफ फॉर्मुलरी टाइम टू टाइम, तो हॉस्पिटल की जो फॉर्मुलरी होती है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करने का काम भी किसका होता है, पीटीसी का। यानी हमारा राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी काम हैं, ये जितने भी फंक्शन इसमें दिए गए ऑप्शन में, सारे के सारे किसकी हैं, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के, यानी डी ऑप्शन सही है। एडवांटेज ऑफ हॉस्पिटल फार्मुलरी, हॉस्पिटल फार्मुलरी का मेन एडवांटेज क्या होता है भाई, it does not compromise with the financial budget in case of drug and facilities. हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, भाई एडवांटेज देखते रहना, इट डज नॉट कंप्रोमाइज विद फाइनेंशियल बजट इन, ये क्या करता है, कंप्रोमाइज नहीं करता है किससे, फाइनेंशियल बजट एंड ड्रग की फैसिलिटीज से, ठीक है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम नेवर रिड्यूस द प्राइस, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या करती है, प्राइस रिड्यूस नहीं करती है पेशेंट के लिए। इट डिक्रीज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन हॉस्पिटल, ये एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हॉस्पिटल के अंदर क्या करती है, डिक्रीज करती है। इट डज नॉट परमिट टू फिजिशियन और फार्मासिस्ट टू प्रेस्क्राइब और इशू एनी ड्रग ऑन चॉइस, ये क्या करती है, फिजिशियन और फार्मासिस्ट को राइट नहीं देती है कि वो कोई अदर जो प्रिस्क्राइब है उसके अलावा कोई अदर ड्रग पेशेंट को दे सके अपनी इच्छा से, राइट। तो इसमें बच्चों जो इट इंक्रीज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन हॉस्पिटल है, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द मीन्स क्या है, ये एडवांटेज हॉस्पिटल फार्मुलरी, ये क्या एडीआर को कम करता है, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कम करता है। बाकी जो तीन दिए हैं वो क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ हॉस्पिटल फार्मुलरी। बहुत ध्यान से स्लाइड को देख लेना, ये है हमारा राइट आंसर, ये एडवांटेज है, बाकी तीनों क्या है, डिसएडवांटेज है हॉस्पिटल फार्मुलरी के, ओके। रीजन फॉर नॉन कंप्लायंस, अब बच्चों जो नया चैनल मैंने चलाया है बच्चों के मतलब के लिए, बाकी चीज़ों के अदर टॉक्स के लिए, जहाँ पे थोड़ी सी इनकम हो सके, अपनी डिग्री के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए बच्चे उसका लिंक पूछते हैं। मैंने बताया इधर मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ, पहला जो लिंक होता है एवी मोटिवेशन का, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जो फर्स्ट लिंक है दैट वही लिंक है हमारा नेक्स्ट दूसरे चैनल का है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है शाम को, अगर ठीक रहा आज या कल में, एक और वीडियो बनाएंगे जो कंप्लीट होगा फाइनेंस रिलेटेड, मीन्स पैसा कैसे बढ़ाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। पढ़ते पढ़ते पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पढ़ते पढ़ते पैसे के सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाया जाए, अगर ये जानना चाहते हो तो नए चैनल एवी मोटिवेशन से जुड़िए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो पहला लिंक है, फर्स्ट लिंक, वो दिया होगा, ओके बच्चों। तो उसको देखिएगा, समझ में आए तो फॉलो कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, है ना। तो रीजन फॉर नॉन कंप्लायंस के रीजन क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट, लैक ऑफ डॉक्टर, इनएडिक्वेट पेशेंट एजुकेशन, ऑल ऑफ द। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही है। साइड इफेक्ट अब नहीं पता है मेडिसिन के, तो क्या होगा, नॉन कंप्लायंस होगा। डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर की प्रेजेंस में दवा नहीं ली गई है, तो क्या होगा, नॉन कंप्लायंस होगा। इनएडिक्वेट पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को मेडिसिन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है अगर, तो भी क्या हो सकता है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है। पेशेंट ज़्यादा डोज ले सकता है, पेशेंट डोज एरर कर सकता है ना, तो जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यानी नॉन कंप्लायंस हो सकता है, यानी डी ऑप्शन सही है। विच इज़ नॉट मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, इनमें से मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म कौन सी नहीं है,
मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि ऊपर की जितनी भी मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर सारे के सारे हमारे कौन से हैं, मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज नॉट ऑइंटमेंट प्रिपरेशन मेथड। इसमें से कौन सा ऑइंटमेंट प्रिपरेशन मेथड नहीं है, ट्राइचुरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, वेट गम मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड। तो बच्चों जो वेट गम मेथड होता है वो ऑइंटमेंट प्रिपरेशन मेथड नहीं है, क्योंकि ये तो किसका है, इमल्सन प्रिपरेशन मेथड है, राइट। वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड, बॉटल मेथड, है ना, ये किसके थे, इमल्सन प्रिपरेशन के। तो ऑइंटमेंट प्रिपरेशन के कौन कौन से हुए, ट्राइचुरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड और केमिकल रिएक्शन मेथड। ओके, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। अब क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट टू रन द DIC, सॉरी DIS। तो DIS का मतलब ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, कौन सा, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। अगर यहीं पे DIC हो जाता तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर हो जाता। ओके, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई, शुड बी मेंबर ऑफ PTC, जो फार्मासिस्ट होगा वो PTC का मेंबर हो, शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो, क्रिटिकली इवेलुएट द ड्रग लिटरेचर, ड्रग का जो पैकेट होता है उसके अंदर देखिए लिटरेचर होता है, लिटरेचर मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, मेडिसिन किसके लिए, उसके अंदर क्या क्या है, क्या साइड इफेक्ट है ना, और क्या यूज़ है, या कुछ अगर स्पेशल वो है तो स्टार मार्क करके उसमें सारी डिटेल्स उसके ड्रग से रिलेटेड दी हुई होती हैं। इवन अगर आप 250 mg लेने जाओ या 50 mg लेने जाओ तो उसके और कौन कौन से डोजेस फॉर्म अवेलेबल हैं उसकी भी जानकारी लिटरेचर में होती है। एटलीस्ट वो जैसे इंग्लिश में है या हिंदी में है, जिसमें भी है, दोनों लैंग्वेज में मोस्टली होता है, उसको पढ़ के जान सके उसके बारे में, यानी कि उसको इवेलुएट कर सके। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, DIS फार्मासिस्ट चाहिए DIS रन करने के लिए, यानी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए। ओके, तो इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए फार्मासिस्ट में, तब वो DIS रन कर सकता है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, तो बाकी के क्वेश्चन, लोग जूरिस्प्रूडेंस की भी बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन बच्चों कल तक आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, बाकी जो जो चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखते रहिए, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके बच्चों, बाय।